मित्रों नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी को जो हार मिली थी दोस्तों दिल्ली में जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद, सीजेपी के आंदोलन के बाद, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को अपमानित होना पड़ा था, जिस प्रकार से अभिजीत दीपके की टीम के समक्ष झुककर अभिजीत दीपके की हर शर्त को मानकर आंदोलन को समाप्त कराना पड़ा था, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाना पड़ा था, वो जो अपमान हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, जिस प्रकार के कटाक्ष किए जा रहे थे राजनाथ सिंह को कोट करके कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते, नरेंद्र मोदी को महामानव कहकर कटाक्ष किया जा रहा था, विश्वगुरु के रूप में कटाक्ष किया जा रहा था, नरेंद्र मोदी के मां के साथ साथ देश की संसद के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया दोस्तों। वो जो अपमान सहना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को 20 तारीख जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच में, उन सब अपमानों को धोने का काम बीजेपी और बीजेपी से अधिक आरएसएस ने रांची के प्रोटेस्ट में कर लिया है दोस्तों। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। दोस्तों मैं एक एक पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने हारी हुई बाजी रांची में जीत ली है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को जो अपमान का सहन करना पड़ा दोस्तों, हर उस एक अपमान का बदला भारतीय जनता पार्टी ने रांची में छात्रों के आंदोलन से ले लिया है। और कहा जाता है कि इस आंदोलन के पीछे सबसे बड़ी भूमिका रही है आरएसएस की, पूरे संघ परिवार की बड़ी भूमिका रही है दोस्तों। और उसी कारण से रांची प्रोटेस्ट से वो माहौल बदल गया है दोस्तों। जो माहौल जंतर मंतर के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास के बाहर जंतर मंतर पर तो माहौल बनाया, अरविंद केजरीवाल की टीम अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर 7 लोग कल्याण मार्ग पर धरना देकर राहुल गांधी ने बनाया। राहुल गांधी छात्रों की गूंज कर रहे हैं कोटा से लेकर प्रयागराज तक। लेकिन सभी बने हुए विपक्षी माहौल को, विपक्ष के पक्ष में जो माहौल बना हुआ था दोस्तों, अगले वर्ष 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और उससे ज्यादा विपक्ष की नजर लगी हुई है 2029 के लोकसभा चुनाव पर। और विपक्ष जो विजेता के रूप में जो है महामानव के रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर रहा था कि हमने जीत लिया, नरेंद्र मोदी को हरा दिया है, अमित शाह घर बैठे हैं, सामना नहीं कर सकते संसद का, ऐसा जो माहौल बनाया था दोस्तों, सब माहौल पर पानी फेर दिया है रांची में। और इसके लिए जो आरएसएस की तैयारी रही है दोस्तों, उसकी दाद आपको देनी पड़ेगी दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने जो माहौल बदला है दोस्तों रांची से, मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं, लेकिन उसके पीछे सबसे पहले समझिए कि इसका क्रोनोलॉजी क्या है दोस्तों। जब 2029 में लोकसभा चुनाव होगा, और उससे भी पहले समझिए विषय कहां से निकल कर आया दोस्तों। 4 मई को देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम आए दोस्तों। किसी को भी उम्मीद नहीं थी, किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि ममता बनर्जी की चुनाव में हार हो सकती है। और वहां पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 200 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। किसी को यह अनुमान नहीं था कि ममता बनर्जी यदि विपक्ष में आ भी जाएंगे तो उनके विधायक उनको छोड़कर चले जाएंगे। किसी को यह उम्मीद नहीं था दोस्तों कि तृणमूल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आम जनता के डर से अपनी पार्टी को छोड़कर पार्टी से भागने लगेंगे। किसी को अनुमान नहीं था दोस्तों। जितने भी राजनीतिक विश्लेषक, जिसे आप एक अलग जिसे हम कहते हैं ना सरकार विरोधी मीडिया, जितने भी हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, सब के सब दावा कर रहे थे कि ममता बनर्जी को कोई हरा ही नहीं सकता, चूंकि ममता बनर्जी के पास 30% ऐसे वोटर्स हैं जिसके रहते ममता बनर्जी को तो केवल 70% में से 15% हिस्सा निकालना है। यानी 70% हिंदुओं का अगर 25% वोट भी ममता बनर्जी को मिल गया तो ममता बनर्जी को कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों ममता बनर्जी को 25% वोट भी नहीं मिला। हिंदुओं का 70% वोट अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिला। स्वाभाविक है 10% वोट तो निर्दलीय इधर उधर बंटता ही है, तो लगभग ममता बनर्जी को मात्र 17-18% हिंदुओं का वोट मिला दोस्तों पश्चिम बंगाल में। उसके बाद व्यू रचना होने लगी कि अब तो कोई बचा नहीं सकता। और उसी कारण से दोस्तों आप याद कीजिए, डेट देखते रहिए आप, जैसा मैंने बताया आपको दूसरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली थी दिल्ली में। उससे पहले 6 जून को सीजेपी कॉकरोच जनता
जनता पार्टी को सड़क पर अरविंद केजरीवाल ने उतार दिया था और कांग्रेस को भी उतरना पड़ा अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच जो लड़ाई चली दोस्तों, छात्रों के नाम पर, नीट पेपर लीक के नाम पर, और उसकी परिणति 20 से 25 जुलाई, जितना अपमान नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का हुआ इससे पहले कभी नहीं। दोस्तों उस आंदोलन की मुख्य बातें क्या थी? उस आंदोलन की मुख्य बातें ये थी, 20 से 25 के बीच का जो जंतर मंतर से लेकर संसद तक का आंदोलन था, उसकी मुख्य बातें क्या थी? छात्रों के मुद्दे कम थे, छात्रों के मुद्दे कम थे। कैसे रांची ने दिल्ली को पराजित किया है दोस्तों, इसका उदाहरण आप देखिए। वहां जंतर मंतर पर छात्रों के मुद्दे कम थे। रांची में क्या है? रांची में छात्रों के मुद्दे प्रमुख हैं। जेपीएससी में हुई गड़बड़ियों, रिजल्ट में गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराई जाए। सीजीएल, जेएसएससी, सीजीएल की परीक्षा को रद्द किया जाए। अभय तिवारी के मुद्दे को की जांच अलग से होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसे मुद्दे जितने भी हैं सब छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे थे। दोस्तों रांची में कश्मीर की आजादी के संबंध में नारे नहीं लग रहे थे, रांची में उमर खालिद के संबंध में नारे नहीं लगे। दोस्तों अंतर क्या था जंतर मंतर में और रांची में? सबसे मौलिक अंतर यह था दोस्तों कि जहां रांची में वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों रांची में प्रदर्शन के दौरान जब पुलिस लाठीचार्ज के बाद एक पुलिसकर्मी को पकड़ लिया कुछ भीड़ में कुछ छात्रों ने, कहा जा रहा है कि वो छात्र वामपंथी संगठनों से जुड़े हुए थे, तो आंदोलनकारियों के एक बड़े जत्थे ने उस पुलिसकर्मी को उन आंदोलनकारियों के बीच से खींचकर बाहर निकाला। ये जो दृश्य जिन लोगों ने देखा दोस्तों, उनको अंतर समझ में आ गया कि भारत का छात्र जब भारत माता की जयकारे लगाकर दोस्तों आंदोलन करता है, और वो आंदोलनकारी दोस्तों जंतर मंतर वाले संसद के अंदर नहीं घुस सके, पैलेट चलाना पड़ा, लेकिन संसद में नहीं घुस पाए। लेकिन रांची में वो छात्र रांची विधानसभा के अंदर घुस गए। चूंकि ताकत तिरंगा का था, ताकत वंदे मातरम का था, ताकत भारत माता की जय की था। तो ये चारित्रिक परिवर्तन जो आंदोलन में था, रांची और दिल्ली के आंदोलन में दोस्तों, कभी भी कई बार ऐसा लगा होगा जब आपने टीवी पर विजुअल देखा होगा, कुछ बातें सुनी होंगी, वहां छात्रों के नाम पर इकट्ठा हुए ऐसे युवक युवतियों का जो दृश्य, जो पोस्टर्स आपने देखे होंगे दोस्तों, आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी पड़ी होगी। जिस प्रकार से 18 से 25 वर्ष के युवक और युवती जिन प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल, चरित्रहीन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे दोस्तों, कहीं से ऐसा नहीं दिखा होगा कि ये भारत के छात्र हैं। दोस्तों वो छात्र के नाम पर 3D कल्चर में पले बढ़े छात्र थे तो छात्र, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन दोस्तों रांची में जो छात्र थे वो गरीब परिवार से आने वाले, सत्तू खाकर आंदोलन चलाने वाले, भूजा खाकर आंदोलन चलाने वाले, एक प्लेट भात खाकर, पार्ले जी का एक बिस्किट का डिब्बा खाकर उस आंदोलन में सहभागिता निभा रहे थे। लेकिन कहीं भी राष्ट्र विरोधी उमर खालिद के जयकारे नहीं लगे दोस्तों। कश्मीर के आजादी की बात नहीं हुई, धारा 370 खत्म करने की बात नहीं हुई। लेकिन जंतर मंतर पर क्या हुआ? नीट का मामला कम था, ज्यादा क्या था? किसानों के मुद्दे शामिल किए जा रहे थे। नीट पेपर लीक के विषय पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए जो आंदोलन, जो अनशन चल रहा था, उस आंदोलन में बातें किसान आंदोलन की हो रही थी। यह अंतर था। एक तरफ राष्ट्रभक्ति का ज्वार था, दूसरे तरफ क्या था? वो भारत दिख रहा दोस्तों। एक जगह रांची में यदि भारत दिख रहा था तो दिल्ली में इंडिया दिख रहा था। इंडिया का मतलब होता है दोस्तों, बुरा लगेगा कई दर्शकों को, लेकिन ऐसा एक वर्ग है भारत के अंदर भी। भारत के अंदर भी एक ऐसा वर्ग है दोस्तों जहां पर वाइफ हस्बैंड का स्वैपिंग होता है। ऐसे लोगों के लिए उसमें कहीं भी कोई नारी स्वतंत्रता के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर
इन सब चीजों को जायज ठहराया जाता है। दोस्तों, ऐसे वर्ग के लोग जंतर मंतर पर आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो सड़क पर गौवंश का वध करने में जिनको दिक्कत नहीं हुआ। याद होगा केरल की राजधानी में कौन लोग थे, किस संगठन से जुड़े हुए लोग थे, जिन लोगों ने सार्वजनिक रूप से सड़कों पे बीफ पार्टी करने वाले लोग थे। यह अंतर था। रांची में भी ऐसे कुछ लोग पहुंचे थे जो लोग जंतर मंतर की कहानी को दोहराना चाहते थे, लेकिन आदरपूर्वक रांची के छात्रों ने वैसे लोगों को कहा कि आप हमारे मन से हट जाइए। तो दोस्तों, दिल्ली में जो भीड़ थी उस भीड़ का चरित्र देखिए, और तब देखिए कि जो 18 से 35 साल के जो मतदाता 2029 में होंगे, जो 45% होंगे दोस्तों 2029 में, जिनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, जिनके मन में संदेह उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार की बातें कही जा रही थी, दिल्ली में जिनको उकसाया जा रहा था, जिनके लिए राष्ट्र नाम की कोई इकाई नहीं होती, और जो रांची में थे दोस्तों, अपने समाज के अंदर आर्थिक आधार पर समाज को 3 भागों में बांटा गया है। नहीं, मैं उसके बाद आता हूं सामाजिक आधार पर भी, लेकिन आर्थिक आधार पर पहले समझिए। आर्थिक आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, HIG, MIG और LIG। HIG, MIG और LIG यानी हायर इनकम ग्रुप, मीडियम इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप। क्या आपको दिल्ली के छात्रों में, दिल्ली के आंदोलनकारियों में केवल HIG नहीं दिखा? या अगर हो सकता है उसमें भी कुछ LIG हो, लेकिन दोस्तों तादाद कहां ज्यादा दिखी आपको? रांची में दिखी या दिल्ली में दिखा? दोस्तों, आज भी जैसे नारे, जैसे प्ले कार्ड दिल्ली में बने हुए थे, लोग प्ले कार्ड टांगे हुए थे दोस्तों, वैसा प्ले कार्ड आज भी LIG परिवार के बच्चे नहीं दिखाते, MIG के बच्चे नहीं दिखाते। वहां चलता है जहां पापा के साथ भी, जहां पिता के साथ भी, मां के साथ भी ऐसी खुलकर बातें होती हैं, जिस प्रकार के पोस्टर्स लहराए गए थे, जिस प्रकार के चरित्र दिखाए गए थे, 3D कल्चर का दर्शन हुआ था दोस्तों दिल्ली प्रोटेस्ट में। लेकिन रांची प्रोटेस्ट में क्या दिखा आपको? रांची प्रोटेस्ट में दिखा 99% LIG। और दोस्तों, ये जो 45% आबादी जो 2029 में मतदाता के रूप में होगी, 35 वर्ष से कम का संख्या, ताकत किसके पास है? किसके पास वो ताकत है चुनाव जिताने की? HIG के पास है। ऐसे पोस्टर्स लहराने वाले लोगों के पास है, जिसके बारे में मैं चर्चा तक नहीं कर सकता। उन शब्दों को मैं आपके सामने दोहरा नहीं सकता, इसलिए कि कई दर्शक ऐसी होंगी जो मेरी बेटी के समान होंगी, कई मेरी बहनें मुझे देख रही होगी, कुछ मेरी माएं देख रही होगी। मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता जिन शब्दों के प्लेकार्ड्स दिल्ली के प्रोटेस्ट में बनाए गए थे। ऐसा कोई प्लेकार्ड आपने रांची में देखा क्या? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? इसलिए कि ऐसे लोग नहीं थे वहां पर। कौन लोग थे रांची में? वो लोग थे जिन्होंने पहले दिन से तय कर लिया था कि हमारे मन से कोई देश विरोधी बातें नहीं होंगी। ऐसे लोग थे दोस्तों जिन्होंने तय कर लिया था कि हम किसी जुनैद के भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। जुनैद आया तो दोस्तों आया, कुछ लोगों के बीच उसने भोजन बांटा भी, लेकिन जब जब जुनैद से यह पूछा गया कि तुम करते क्या हो, तो जुनैद ने कहा कि भैंसों का तबेला है। दोस्तों आप कल्पना करके देखिए, सोचिए, केवल मैं बता रहा हूं कि क्या भैंस का कारोबार, दूध बेचकर, मान लीजिए मैं कहता हूं 1000 भैंस होगा, तब भी कई लाख के भोजन एक दिन में कोई व्यक्ति बांट सकता है क्या? अगर वो कोई कॉरपोरेट हाउस नहीं है, अगर कोई अडानी अंबानी बिरला महिंद्रा नहीं है अगर दोस्तों, तो क्या कोई मोहम्मद जुनैद जैसा व्यक्ति हजारों लोगों को
हफ्तों तक भोजन पानी नाश्ता, और वो भी क्वालिटी फूड्स। ऐसा नहीं खाना था दोस्तों जो भात दाल सब्जी, वो जो रांची में भोजन बट रहा था दोस्तों, वो भोजन नहीं था। पैक्ड फूड, रेस्टोरेंट से बनकर आया हुआ फूड, एक एक प्लेट कम से कम 300 400 500 रुपए तक की होगी। वो फूड बट रहा था दोस्तों दिल्ली में, जिसे रांची में बांटने का मौका नहीं मिला मोहम्मद जुनैद को, इसलिए कि जहां भी गया जुनैद से पूछा गया कि तुम करते क्या हो यार, पैसा कहां से ला रहे हो। इसीलिए केवल फोटोशॉप करके वीडियो शूट करवाकर जुनैद रांची छोड़ दिया। इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि एक तरफ 5% आबादी जो HIG है, जहां 3D कल्चर, HIG में भी ऐसा नहीं है कि हायर इनकम ग्रुप पे सब के सब चरित्रहीन है, नहीं है। मैं बात चरित्र की कर रहा हूं, उसी में शामिल है राष्ट्रीय चरित्र भी, उसमें शामिल है व्यक्तिगत चरित्र भी, उसमें शामिल है नैतिक चरित्र भी, यानी व्यक्तिगत सामाजिक और राष्ट्रीय तीनों चरित्र शामिल है दोस्तों। राष्ट्रीय चरित्र क्या होता है पता है? राष्ट्रीय चरित्र होता है दोस्तों कि आपके पास जितने अधिकार संविधान ने दिए हैं। दोस्तों आपने बार बार सुना होगा संविधान का रट्टा लगाने वाले लोगों की बात। दोस्तों पता है संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, सही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कई अधिकार दिए हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य क्या है? ऐसे लोग का समर्थन करना जिसके ऑडियो, जिसके वीडियोज पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि शरजील इमाम ने चिकन नेक के संबंध में क्या भाषण दे रहा था। पूरा हिंदुस्तान ने देखा दोस्तों, शरजील इमाम का वो भाषण सुना जो चिकन नेक के संबंध में शरजील इमाम दे रहा था। अब उस शरजील इमाम का इस आधार पर समर्थन करना कि अब तक अदालत ने शरजील इमाम को सजा नहीं सुनाया है, जब तक अदालत उसे सजा नहीं दे देती तब तक हम उसे दोषी कैसे मान लें, तब तक तो हम उसकी आजादी की मांग करते रहेंगे। दोस्तों ये वही लोग हैं जो याकूब मेमन को फांसी की सजा मिल जाने के बावजूद, दोषी सिद्ध हो जाने के बावजूद उसकी फांसी को रुकवाने के लिए 4 बजे सुबह में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। सच है या नहीं? तो असली लड़ाई जो रांची में जीती है आरएसएस ने जितवाया है दोस्तों। इस आंदोलन के पीछे सबसे बड़ी भूमिका आरएसएस की रही है, एबीवीपी की रही है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की रही है, जिसने इस आंदोलन को वेल ऑर्गेनाइज तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से एक ऐसा दबाव सरकार पर बनाने में कामयाबी हासिल की है दोस्तों, जहां आंदोलनकारियों की प्रशंसा हो रही है, आंदोलनकारियों की जयकारे लग रहे हैं। पूरे देश भर में आज कहा जा रहा है दोस्तों कि इन आंदोलनकारियों ने सरकार को एक लाठी भी चलानी पड़े ऐसी स्थिति उत्पन्न होने देने का कोई कारण नहीं बनने दिया। और जब ऐसा कारण बना तो आंदोलनकारियों के बीच से ही किसी ने निकलकर अपने उन साथियों को गलत करने से रोकने में सफलता पाई जो आक्रोश में आकर कुछ गलत करना चाहते थे। तो ये जो लंबी लकीर खींची है दोस्तों जंतर मंतर के सामने, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हुए छात्रों ने, रांची में बैठा हुआ छात्रों ने जो दिल्ली के छात्रों के समक्ष लंबी लकीर खींच दी है, उसी कारण से दोस्तों वापसी हुई है भारतीय जनता पार्टी की। और इसके पीछे सबसे बड़ा भूमिका रही है आरएसएस की और एबीवीपी की। आप इस विश्लेषण से किस हद तक सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।